मुंबई में गोपाल शेट्टी जी के साथ में है। गोपाल शेट्टी बोले तो भाजपा का अब तक का अजय योद्धा। एक बार भी इन्होंने शिकस्त नहीं खाई है। 3 बार ये नगर सेवक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। पहले टर्नओवर में नगर पालिका में महानगर पालिका में बीएमसी में जब ये नगर सेवक चुन के आए थे तो सर्वश्रेष्ठ नगर सेवक का खिताब इनको मिला था। मेयर इन काउंसिल में पहले उप महापौर बनने का रिकॉर्ड भी गोपाल शेट्टी के साथ में है। गोपाल शेट्टी भाजपा के मुंबई भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक से एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। रिकॉर्डों की बात तो हम करेंगे, कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब गोपाल शेट्टी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये एक ऐसा योद्धा है जो अब तक कभी कोई चुनाव नहीं हारा है। गोपाल जी बताइए, अब तक एक बार भी आप चुनाव नहीं हारे हैं और इस बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप मैदान में नहीं आए हैं। और जैसे आमतौर पर शेर होता है, पीछे 2 कदम बढ़ता है तो लंबी छलांग के लिए बढ़ता है, तो कोई ऐसा प्लानिंग तो नहीं था आपका? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। जितना छलांग लगाने का मौका मिला उतना लगाया। इतने लंबे कैरियर में पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता, पार्टी के नेता, उन्हें जो साथ और सहयोग दिया वो बहुत ही कम लोगों को इतना मिलता है। और जब इतना मिलने के बाद में कभी थोड़ा मन मारने का भी समय आया तो मार लेना चाहिए, नहीं तो आपने जितना किया उतना से वो धुल जाता है। क्योंकि भारतीय मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, कहता नहीं है लेकिन सब बातें समझ में आती है उनको। इसलिए जब आप लोगों के लिए काम करते हो तो फिर पद क्या और प्रतिष्ठा क्या है। लोगों के लिए तो काम आप कभी भी कर सकते हो। आज भी मैं कर रहा हूँ, कल भी करता रहूंगा। ये है कट्टर भाजपा का जो नेचर होता है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उस तरीके का नेचर गोपाल शेट्टी का था। महाभारत में बगैर लड़े कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत जीत लिया था। आपने भी बड़ा बगैर लड़े मैदान में है। आप क्या जीतना चाहते थे इस बार आप? मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना चाहता हूँ और पार्टी के नेता जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं, ये सारी आशा और अपेक्षा मैं लोगों के पूरा करना चाहता हूँ। मैं सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्तिगत आशा और अपेक्षा को लेकर आया नहीं था और आज भी नहीं हूँ और कल भी नहीं रहूँगा। लेकिन निश्चित लोगों की सेवा करने की एक आदत से बन गई है और लोग जब भी हैरान परेशान होते हैं तो थोड़ा मन को वेदना होता है। और लोगों को मदद करने के लिए देखिए, लोगों की अपेक्षा क्या है, लोग आपके पास से थोड़ा कोई गाड़ी घोड़ा बंगला तो मांगते नहीं। उनके संकट पे आप खड़े हो जाओ। भारतीय लोकशाही में उनका जो हक है, अधिकार है, वो उनको प्राप्त करके दे दो। इतना अगर आप करते हो तो फिर बहुत ईमानदारी से लोग आपके पीछे खड़े रह जाते हैं। और मैंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लोगों की जो भी आशाएं, अपेक्षाएं है, उनकी आवश्यकताएं है, उसके बारे में आवाज उठाने का काम किया। बहुत सारे मुद्दों को मैं परिपूर्ण कर पाया, कुछ मुद्दे परिपूर्ण हो नहीं पाए, लेकिन उसके लिए लड़ते रहता हूँ, संघर्ष करते रहता हूँ। तो लोगों को लगता है कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो वेदना है, हमारी जो पीड़ा है, उसको गोपाल भाई उजागर करते रहते हैं तो उसमें भी लोग समाधान होते हैं। तो आज नहीं तो कल होगा। लोगों को तो पता है ना, जो जिस घर में पैदा हुआ है उसको पता है कि मुझे किस तरह का जीवन जीना है। इसलिए मेरे जीवन का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं गरीब के लिए भी लड़ा, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लड़ा और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लड़ता हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लियर ओपन माइंड से काम करना चाहता हूँ। गरीब लोगों को खुश करने के लिए बड़े लोगों को गालियां दे दो, बड़े लोगों के पास से कुछ प्राप्त करने के लिए छोटे लोगों का निंदा करो, ये मेरा स्वभाव कभी रहा नहीं है। भगवान ने जिस व्यक्ति को इस धरती पर जन्म दिया है वह सारे लोगों का आदर और कदर हमने करना चाहिए। गरीब लोगों के जो आवश्यकताओं को अगर आपको पूरा करना है तो इस देश के जो धनवान लोग हैं वो लोग भी तो देश के लिए काम कर रहे हैं ना, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भी सहायता आप करते रहो, उनको भी मदद करते रहो। तो उनके पास से मदद लेकर इनको मदद करना, ये एक काम का सिस्टम है। जब आपको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज 7 बार चुनाव लड़ने के बाद में भी मैं आज भी झोपड़पट्टी वालों के लिए लड़ता हूँ, संघर्ष करते रहता हूँ, फेरी वालों के बारे में लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मुंबई शहर को एक अलग नजरिया से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुंबई के सारे रोड अच्छे हो जाए, फुटपाथ अच्छे हो जाए, एक भी फेरी वाला वहां पर बैठे नहीं। लेकिन दूसरी वास्तविकता को भी हमको समझना पड़ेगा कि मुंबई में जितनी आबादी बढ़ती गई, मार्केट उतना हम निर्माण कर नहीं पाए, उसके बहुत सारे कारण है। और जब तक आप मार्केट निर्माण नहीं करते हो तो ये कोई अपना शौक पूरा करने के लिए तो भेजिए भाजीपाला रास्ते पर बैठ के बेचते नहीं ना। ये मेरी और आपकी भी आवश्यकता है, उसको भी कौन पहुंचाएगा। आज मुंबई शहर को जगाने का काम इस मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाला करता है। सवेरे दूध पहुंचाता है आपके घर में, आपके घर में पेपर पहुंचाता है, दुनिया भर की खबरें आप पढ़ सकते हो। आपके बच्चों को स्कूल में
बस में हो, रिक्शा में पहुंचाने का काम वो करता है। आपको आपके घर से आपके व्यवसाय क्षेत्र तक पहुंचाने का काम ये झोपड़पट्टी में रहने वाले रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ये करते हैं। आपके घर में पकवान के लिए भाजी पाला ये सारे लोग लाकर आपको देते हैं। आपके घर में काम करने वाली जो हमारी बहन है वो भी तो झोपड़पट्टी में से आती है। कोई थोड़ा टू रूम के किचन फ्लैट में से आकर घर का काम आपका करती है। तो ये सारे यहाँ ही के लोग करते हैं। तो क्या 75-80 साल के लोकशाही को आजादी के बाद में भी अगर भारत के एक नागरिक को और भी मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोगों को एक 300 फुट का घर अगर हम दे नहीं पाए, उसमें भी सरकार का 1 रुपए का खर्चा नहीं होता है। सरकार ने जो कानून बनाया उसके तहत विकासक जो डेवलपर होते हैं वो अपने पैसे से बनाकर घर देते हैं और लोग उसमें से उनका भी कमाई होता है, गवर्नमेंट को फिर वापस उसमें से टैक्स भी मिलता है। लेकिन विडंबना है इस मुंबई शहर का कि उस झोपड़पट्टी में रहने वाला जो गरीबों का नेता है उससे लेकर ऊपर के पद पर बैठे हुए व्यक्ति तक सारे लोग निचोड़ने का ही काम अगर हम सब लोग मिलकर करेंगे तो फिर विकास कैसे घर बना पाएगा, ये आज की विडंबना है। लेकिन इतना सारा संघर्ष करने के बाद में आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कल कह दिया कि 2030 तक हम मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आकर मुंबई शहर में कहते हैं कि मुझे मुंबई शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। तो मुंबई शहर को अगर आपको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो 50% लोग आज झोपड़पट्टी में रहते हैं, फुटपाथ पर बैठ के भाजी पाला बेचते हैं लोग। तो क्या ये हालात में हम मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बना पाएंगे? तो क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री की जो आशा है मुंबई शहर के बारे में वो हम सब लोग मिलकर पूरा नहीं करना चाहिए? इसलिए मैंने कल ही मैसेज भेजा है कि झोपड़पट्टी का जो संघर्ष हम सही मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। गणपति बापा से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मुंबई शहर का, इस देश का, इस महाराष्ट्र का सारे विघ्नों को आप साथ में ले जाओ। हमारे पॉलिटिशियन हम जैसे लोगों को अच्छी बुद्धि दो ताकि लोगों को एक 300 फुट का घर मिले, आसानी से लोग जी पाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमको आने वाले दिनों में खड़ी करनी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा, उसके पहले मोदी जी ने कहा कि झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई होना चाहिए। लेकिन आपने तो मैंने सुना, जितनी जानकारी है, जिस इलाके से आप आते हैं उत्तर मुंबई, उस जिले को, पूरे आपके क्षेत्र को आपने झोपड़पट्टी से मुक्त करने का अभियान बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। जी हाँ, मैंने कहा कि मैंने बहुत पहले शुरू किया तो उसमें भी मुझे सफलता मिल रही है। मुझे बहुत सारे लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था, हमारे पार्टी के लोगों को। उनको लगता है कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बुरा लगेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग में रहने वाले लोग चाहते हैं कि झोपड़पट्टी वाले को 300 फुट का घर मिले। क्योंकि वापस फिर मैं दूसरा एंगल पे आता हूँ, ये बिल्डिंग में रहने वाले का जो कोई भी दुकान है, व्यवसाय है, वो सारे में काम करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? ये झोपड़पट्टी में से आते हैं। तो वो एक आसानी से 300 फुट का घर में रहेगा तो वो इधर अच्छा सर्विस देख पाएगा आपको। ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये भी तो हमारे मानव है ना, ये हमारे भाई है ना। हाँ? इसके बारे में कौन सोचेगा? और ये लोकशाही में ये सारा उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए कॉर्पोरेशन में हमको वोट देते हैं, विधानसभा में हमको वोट देते हैं, लोकसभा में हमको वोट देते हैं। जब कभी भी हम लोकशाही को बचाने के लिए नारा देते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या इनके बारे में हम आखिर ये व्यवस्था किसके लिए चला रहे हैं? इनके जीवन में एक बदलाव आए इसलिए तो हम चला रहे हैं ना। इसलिए थोड़ा है कि भाई मैं अभी नगर सेवक हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, फिर बाद में मंत्री बनूं, ये बनूं, वो बनूं। अगर जो भी आपको बनना है, किसके लिए बनना है? इनके लिए बनना है ना। तो जो पद आपको मिला है उसको आप कैश कर लो। जो लोग मुंबई से नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। गोपाल शेट्टी वो नाम है। 92 में जब ये पहली बार कारपोरेटर बने थे तो उस समय सबसे बेहतरीन नगर सेवक का जो अवार्ड है वो गोपाल शेट्टी के नाम दर्ज हुआ। और जब ये सांसद बने तो सांसद का बेहतरीन अवार्ड भी गोपाल शेट्टी के नाम दर्ज हो गया है। निश्चित, जब कॉर्पोरेशन में मुझे नारायण चुड़ा समाजी जो आई लव मुंबई संस्था चलाते थे उनके माध्यम से बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड मुझे मिला। जब मैं पढ़ा तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे मुझे बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड मिला। लेकिन नाना चुड़ा समाजी की दूरदृष्टि इतनी थी। देखिए, दो चीज है, आप किसी का अच्छा काम होने के बाद उसका तारीफ करो, या तो किसी ने नहीं भी किया तो उसका तारीफ करो, तो वो फिर उसको परिपूर्ण करने के लिए काम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मुझे बेस्ट कॉर्पोरेटर क्यों दिया गया, अगर दिया गया तो मैं उसके लायक बनूं, इसके लिए मैं काम करता गया और होता गया। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुंबई में और खास करके बोरीवली उत्तर मुंबई में मैं बहुत सारे गार्डन, प्लेग्राउंडों का निर्माण कर पाया। और ये जो परंपरा बोरीवली में खड़ी हुई है, इसका अनुकरण अभी सारे लोग करते हैं। और मुंबई शहर में देखते देखते बहुत सारे इस प्रकार के प्रकल्प निर्माण होते जा रहे हैं। मैं जिन्होंने किया उसको भी अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहूंगा। आने वाले दिनों में जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं उनको भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये सब आप डेवलप करिए ताकि उस परिसर में रहने वाले बच्चों को,
जो सीनियर सिटीजन्स है उनको सवेरे शाम टहलने के लिए वहां पर मिले और एक आनंद जितना उनके भाग्य में लिखा है वो उसका लुत्फ उठाने का मौका अगर हम उनको देते हैं तो भारतीय लोकशाही में मतदाता बहुत प्रामाणिक होता है, बहुत प्रामाणिक होता है। नेताओं से ज्यादा प्रामाणिक लोकशाही में कोई है तो मतदाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक मुंबई की बात है, 465 वर्ग किलोमीटर मुंबई फैली है। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, आबादी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है। ऐसे में लोगों के लिए गोपाल जी ने जो है बड़े बड़े गार्डन बनाए हैं, कई गार्डन बनाए। कितने गार्डन बनाए हैं गोपाल जी आपने? अनगिनत। दहिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज का गार्डन के साथ में पुतला लगाने का काम किया। झांसी की रानी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वीर सावरकर हो, अटल जी के नाम पर हो, फुल्ला देश पांडे हो, अनगिनत। मतलब उसकी कोई गिनती हो नहीं सकती। जितने भी महापुरुष थे उन सारे लोगों के नाम पर बनाने का प्रयास किया है मैंने। और मेरे पार्टी के विधायक, सांसद, नगर सेवक, ये सारे लोग भी उसका अनुकरण करते हुए उन्होंने भी बड़े पैमाने पे काम खड़ा किया है। ये सारे काम का श्रेय मैं अकेला लेना नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक निमित्त हूँ। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इतना लंबा साथ और सहयोग दिया, पैसा देने के बाद में भी कोई इतना समर्पित भाव से काम नहीं करते जो मेरे साथ में निःशुल्क काम कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए आज भी मेरे सर पर कर्ज है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि मतदाताओं ने, पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास मुझ पर संपादन किया, उसके तुलना में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी आने वाले दिनों में देखेंगे, भगवान की जो भी इच्छा है करेंगे। गोपाल जी 40 साल से सामाजिक जीवन में है, 17 साल की उम्र है। गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने आप को क्या मानते हैं? 70 साल का बुजुर्ग या 70 साल का जवान? किस तरीके से एनर्जेटिक तरीके से आप काम करते हैं? देखिए, कहने के लिए आप जवान कहो या जो भी कहो, लेकिन उम्र अपना काम तो करता ही है। उम्र अपना काम करता ही है, लेकिन ये भी बात उतनी से है कि लोगों का आशीर्वाद जब आपके साथ में रहता है तो फिर वो उम्र दिखता नहीं है और आपको काम करने की क्षमता मिलती है। मैं बहुत सारे महानगर पालिका के हो तो सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को देखता हूँ, रिटायरमेंट के बाद में उनकी उम्र बहुत तेजी से ढलते जाती है, तेजी से ढलते जाती है। और मैं अगर आज भी जो कुछ भी फिटनेस को मैं मेंटेन कर पाया हूँ तो इसमें भी लोगों का ही ज्यादा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना एक्टिव रखा सवेरे से लेकर शाम तक। उसका भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उम्र उम्र का काम तो करता ही है ना। गोपाल जी, जब पहली बार इस बार के चुनाव की बात की जाए, आप मैदान में नहीं रहे, आपके कार्यकर्ता आपको बहुत चाहते हैं, काफी दिक्कत हुई मैदान में, क्या रहा था उनका, किस तरीके से आपने मनाया? नहीं, इस चुनाव में मैं मैदान में नहीं रहा है कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा मैदान में था। पीयूष गोयल जी ने जितना चुनाव के दरमियान में काम किया, जो उनके ऊपर पार्टी की ऑल इंडिया की जवाबदारी भी थी उनके ऊपर, तो मैंने बहुत काम किया। मतलब हर विधायक ने अपने अपने, कार्यकर्ता काफी नाराज थे। मैं आता हूँ, मैं वहां पर आता हूँ, वहां पर, इसलिए मैंने कहा कि विधायकों ने भी काम किया, नगर सेवकों ने भी काम किया, पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित है ना। देखिए, ये तो एक मानवता का एक परिचय होता है कि इतना लंबा समय काम करने के बाद में अगर कोई बदलाव आता है तो फिर कार्यकर्ताओं का भावनाओं पर ठेस पहुंचना, उनका रिएक्शन आना, ये सारा स्वाभाविक है। लेकिन मैंने उसी दिन शाम को ही डिक्लेयर कर दिया, और एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया तो पार्टी का कार्यकर्ता मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने एक बार कह दिया यानी कह दिया, उसमें फिर कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो उन्होंने भी अपने मन को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया और सारे लोगों ने मिलकर हमने काम किया, इसलिए तो मुंबई में एकमात्र सीट इतना लीड से हम जीत पाए। फिर एक बार तीसरी बार हम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है ना, जब महाराष्ट्र में इतना सारा उथल पुथल हुआ, ऐसे समय में उत्तर मुंबई में ये होना ये कोई छोटी बात नहीं है। अब लोगों का ये भी कहना उचित नहीं होगा कि उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। उत्तर मुंबई या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अगर है तो उसको सींचने में राम नाईक जी से लेके हेमेंद्र भाई हो, विनोद तावड़े जी भी एक बार 5 साल के लिए काम किए, और सारे जो विधायक है उनका काम है, सारे नगर सेवकों का काम है, मतदाताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अन्य पार्टी के नेताओं का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारे अच्छे काम का सम्मान करते हुए हमको कभी किसी काम करते हुए रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया। तो भी मैं मानता हूं कि ये एक इस प्रकार से सहयोग देना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे वो दिन भी याद आता है कि 1997 का जब दूसरी चुनाव में लड़ रहा था तो एक घोषणा मैंने दिया, मैं सबका सब मेरे। और ये भाव को मैंने सिर्फ
चुनावी मुद्दा न बनाते हैं, उस तरह का जीवन जीने का भी प्रयास किया मैंने। मुझे जिसने भी बुलाया, जहाँ पर भी बुलाया, मैं जाने का प्रयास किया। मैं कौन से पार्टी का है, कौन से भाषा बोलने वाला है, किस गांव का है, इसको कभी देखा नहीं। मानवता ये नज़र के सामने रखकर जाने का प्रयास किया मैंने। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पूरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में किसी को भी कभी वेदना पहुंचाने का काम मैंने नहीं किया, परेशान करने का काम नहीं किया मैंने। अगर जाने अनजाने में कभी हो भी गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कभी ऐसा सोचकर बिल्कुल नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटिव में स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। गलत होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाते रहता हूँ, लेकिन किसी ने अगर गलती कर भी दिया तो उसको माफ करने का भी स्वभाव मेरे में हमेशा रहा है। क्योंकि किसी के गलती को अगर माफ करने का आपको मौका मिलता तो इससे बड़ी भाग्य क्या हो सकता है। एक मानव को, एक मानवता को मदद करने का मौका मिलना, एक मानव को, एक मानवता ने किया हुआ गलती को माफ करने का मौका अगर आपको मिलता है, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। चलो, मुंबई से नहीं है, मैं उनकी जानकारी के बता दूं। उत्तर मुंबई एक ऐसी जगह है, ऐसी सीट है लोकसभा की, जहाँ पे भाजपा के जो लोग रहे हैं उन्होंने इतिहास बनाया है। अब तक जो है राम नाईक रहे हैं, इसके पहले गोपाल जी के पहले राम नाईक चुनाव लड़ते रहे, कई बार चुनाव जीता है, उन्होंने भी कोई चुनाव हारा नहीं। जब चुनाव हारा तो पार्टी ने रिप्लेस करके गोपाल जी को मुझे लगता है कि टिकट दिया गया है, और बिल्कुल शालीनता से वो बिल्कुल अलग हो गए, कोई नाराजगी, कुछ नहीं। तो ये पार्टी की भी महानता है कि वो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को कभी भूलते नहीं है। बाद में जब फॉर्म में आई, सरकार में आई, भाजपा को उन्होंने गवर्नर बनाया, राम नाईक जी को लंबे समय बाद वापस फॉर्म में आए। तो अब भी ऐसा कुछ, मतलब आपके कार्यकर्ता भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि अगर मान लो गोपाल जी पार्टी हाईकमान तक के कहना मान के फिर मैदान से हटते हैं, तो उनको भी ऐसा कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं की क्या मनसा है साहब? अवार्ड किस तरह का अवार्ड मिलना चाहिए? मतलब जैसे राज्यपाल हुआ या फिर देखिए, राज्यसभा में भेजा जाना। ये सारा बहुत बड़ा पद है, हम बहुत छोटे लोग हैं। भगवान ने मुझे इतना सेवा करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। देखिए, कहाँ से दक्षिण भारत से आया हुआ एक छोटे घर परिवार में 200 फुट के घर में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा ना हो, जिसका परिवार में कोई राजनीति में जिसका कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं हो, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ठीक नहीं हो, और ऐसे समय पर इतना बड़ा सफर करने का मौका मिलना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं साहब। और इसके बाद में भी आप अगर अपने मन में कोई लालच रखते हो तो फिर भगवान को भी वो अच्छा लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमने भगवान को अच्छा लगे, भगवान यानी आप जैसे लोग जो मानव है उनको अच्छा लगे, इस प्रकार का काम करना। जैसे पार्टी के कार्यकर्ता 40-40, 50-50 साल पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनको कभी कोई पद भी नहीं मिलता है, पद भी नहीं मिलता है। जो नेता है उसका झंडा कंधे पे लेकर चलते रहते हैं। तो हम जैसे लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया है ना, बहुत कुछ मिल गया है। निश्चित लोगों की सेवा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है, और इन दिनों में होता है ऐसा ज्यादा महसूस मुझे होने लगा है, क्योंकि हमारा जो काल था, बहुत लंबे समय तक हम नेता और नेताओं का सम्मान करते रहे। मेरा जीवन का एक उपलब्धि ये है कि राम नाईक जी हो, हेमेंद्र भाई हो, इन सारे लोगों के साथ में भी मैं एक अपना रैपो आज तक भी बनाने में मुझे सफलता मिली। जिन जिन लोगों के साथ में मैंने चुनाव लड़ा विरोध में, चाहे वो अन्य पार्टी के लोग भी थे, तो उनके साथ में भी आज एक घरेलू नाता बना हुआ है। ये भी एक मेरे जीवन का एक दूसरा भाग है, मैं मानता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना सारा मिलने के बाद में व्यक्तिगत मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैं और मुझे कुछ मिले तो ही मैं ये कर पाऊंगा। तो फिर आप तो कंडीशन रख के काम करते हो ना, आप अपना काम करते रहिए। गीता का जो सार है, भगवत गीता को भी मैंने अंगीकार किया। मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं कभी, क्योंकि समय नहीं मिला, लेकिन भगवत गीता को अभिप्रेत जीवन जीने का प्रयास मैंने नक्की किया है। और इसका भी मैं क्रेडिट कार्यकर्ता और जनता को देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको सफलता मिलना ये बड़ी बात है ना। किसी भी प्रकार का संघर्ष ना करते हुए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता आपको पड़े नहीं, और आप इतना लंबा समय काम करते हुए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गोपाल जी, मैं समझना चाहता हूँ, भारत माता की जय तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं, लेकिन उसको एक मतलब ये बोलना चाहिए, संसद में वो अनिवार्यता का जो क्या मामला है वो? जी हाँ, शपथ विधि के बाद में मैंने कहा था कि भाई हर भारत के लोकसभा हो, विधानसभा हो, वहां पर चुनकर आए हुए लोगों ने शपथ विधि के बाद में भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए। तो इससे एक देश में एक मैसेज, एक संदेश जाए, भारत का हर नागरिक भारत माता की जय बोले। इसका हमने प्रयास करना चाहिए। अभी में भी लास्ट गए लोकसभा में मेरा अंतिम लोकसभा मैं कहूँगा, उसमें भी मैंने एक प्रपोजल मूव किया। आज हम जनगण मन राष्ट्रगीत गाने के लिए खड़े होते हैं तो सब लोग खड़े जरूर होते हैं, लेकिन सब गाते नहीं है। तो मैंने ये प्रपोजल रखा कि स्कूल में बच्चों को परीक्षा में 7वीं के बाद में, मैं 10वीं का लिखा था, लेकिन आगे उसको मैं अमेंडमेंट करूंगा कि 7वीं के बाद में परीक्षा में जनगण मन लिखने के लिए हमने बातें करना चाहिए। सब जो भी
हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, समय लगेगा इसको, लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। जो आदमी लिखना प्रारंभ करेगा, फिर वो बोलने का भी प्रारंभ करेगा, फिर उसका सम्मान भी करने लगेगा। आज सम्मान नहीं करते ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक परंपरा बनी आई है, तो मुस्लिम समाज के लोग हो, अन्य समाज के लोग हो, वो गाते नहीं है। ये भारत माता का ये कोई भारतीय जनता पार्टी का गीत नहीं है ना, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। जिस देश में आप रहते हो उस देश का राष्ट्रीय गीत तो हर भारत के नागरिक ने गाना ही चाहिए। तो उसका एक प्रपोजल मैंने मूव किया है, मैं पढ़ूंगा। सरकार के पीछे हमारे दूसरे भी जो सांसद अब बने हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। समय लगता है, देखिए राम जन्मभूमि का आंदोलन इतना लंबा समय हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद में उसको हमको सफलता मिली। देश को आजादी का लड़ाई 1857 से लेकर 1947 तक इतना लंबा समय हमको लड़ना पड़ा। हर चीज को भारत जैसे देश में बहुत लंबे समय तक लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ये दूसरी बात ये भी उतनी सही है कि हमको सफलता भी मिलता है, सफलता मिलती है। गोपाल जी बताइए, भारत माता की जय वाला जो मामला है वो एक प्रकार से कानूनी बन गया है, तो इसको एक तबका जो है मानता है, अभी भी ऐसा लगता है आपको? नहीं, आपकी जानकारी में कानून नहीं बना है, ये मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने अपने सुझाव रखे। नहीं, मैं जय भारत माता जय का वाला बोल रहा हूँ। जी हाँ, भारत माता की जय का देखिए, हर चीज का अपने कानून नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नियम तो जीवन में लोगों ने अपने आप से भी पाल लेना चाहिए, है ना। क्या सभी लोग बोलते हैं भारत माता की जय? नहीं बोलते हैं ना, अभी भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं, राष्ट्रगीत तो जनगण मन भी नहीं गाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गाए देश के सारे लोग। समय लगेगा, लेकिन सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए, और उस प्रकार का एक वातावरण भी हम सब लोगों ने मिलकर निर्माण करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ही है भारत देश में, अपने हिंदू सनातन धर्म में भी आपको देखेंगे, सभी धर्मों में एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक विचार के और एक स्वभाव से रहते नहीं। इच्छा होती है घर का जो मुखिया होता है कि सब लोग उस तरह से रहे, लेकिन रहते नहीं। तो प्रयास करते हैं हम कि फिर दिवाली के समय पर या तो त्योहारों के समय पर, शादी विवाह के समय पर हम उनको बुलाए, साथ में आए परिवार के लोग। ऐसा देश के लोगों को भी एक बड़ा परिवार मानकर हमने उनको साथ में लाने का प्रयास भी हमने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं हमसे भी अगर कोई चूक होती होगी तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी है उन्होंने भी हमसे खुलकर बातचीत करके एक लाइन, अगर आपको एक दिशा आपको पकड़नी है, तो फिर जब तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर वो अमल में नहीं आएगा, उस रास्ते पे हम चल नहीं पाएंगे। बहुत खुलकर बातें करनी चाहिए। आपको लगता है कानून बनना चाहिए भारत माता की जय बोलना और ये जनगण मन लिखने का जो आपका विषय है? आवश्यकता पड़ेगी तो बनाना भी चाहिए और बनेगा, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि हर चीज का कानून बनाकर ही आप काम नहीं चला सकते हो। कानून बनाए बगैर लोगों का दिल जीतकर अगर हम कोई चीज को अमल में लाते हैं तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, लेकिन ऐसे अच्छी बात हो नहीं पा रही है, तो क्या करना चाहिए? होगा ना, देखिए आपका और मेरा जीवन काल का एक मर्यादा है, इतने साल तक हम जिएंगे करके, लेकिन देश का तो जीवन आज अमर है ना, वो तो हजारों सालों से चला आया, हजारों साल चलता रहेगा। तो होगा, कुछ काम आज होंगे, कुछ काम कल होंगे, कुछ हमारे जीवन में होगा। मैं सबको कहता हूँ 500 साल के बाद में अगर राम मंदिर बना है, 500 साढ़े 500 साल जो भी है, तो हमारे जितने भी बाप दादा परदादा चले गए उन्होंने तो राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा नहीं, लेकिन हमने देखा, हमारे बच्चे वहाँ पर उसमें जाएंगे। तो अपने जीवन काल में सब कुछ होता नहीं ना, कुछ काम हमारे जीवन काल में जो होता है हमने करना चाहिए, आगे होगा, हमारे बच्चे करेंगे। आपने इतिहास बनाया है राम मंदिर बना के, न केवल बोला है बल्कि करके दिखाया है, लेकिन करके दिखाने के बावजूद कामयाबी अयोध्या में नहीं मिल पाई जिसकी हमें अपेक्षा थी। नहीं, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। भारत देश को आजादी मिली 1947 में। आज भी लोगों को लगता है कि भारत देश आजाद होने के बाद मुझे जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला है। इसके बारे में डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। मैं भी अगर आज देश में मेरा सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार मेरा है, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि किसी व्यक्ति को 300 फुट का घर नहीं मिले, किसी व्यक्ति को बच्चों को उसको पढ़ाई की उसकी व्यवस्था ना हो, अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको दवा नहीं मिले समय पर, तो ये आजादी उस तक पहुंचा है क्या? तो मैं मानता हूँ कि नहीं पहुंचा है। तो उसको पहुंचाने का तो प्रयास कर रहे हैं ना हम सब लोग मिलकर, तो नहीं मिला है। तो राम मंदिर बनने के बाद में देश के सभी लोगों ने वोट देना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा जरूर है, लेकिन आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, प्रयास हम करते रहेंगे। तकलीफ तो होती है सर, इतना करने के बाद भी हम हार जाते हैं। देखिए, तकलीफ आपको नहीं होगा तो फिर आप अपने कमियों को ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि हमारे में क्या कमियां रहेगी,
जिससे हम लोगों को आकर्षित नहीं कर पाए, उसको हम परिपूर्ण करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि हमारे में जो कुछ भी कमियां हैं, खामियां हैं, वो हमारे जो प्रतिस्पर्धी है वो हमको आकर बताएंगे, तो निश्चित उनकी 10 बातों में से 2 तो सही होगा, उसको हम अमल में लाएंगे। एक आखिरी सवाल साहब मेरा आपसे, जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्पेरेंसी का मामला रहा है, लोगों को लग रहा था कि शायद वो सफलता अपनी नहीं मिल पाएगी, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि सेंट्रल के 7 मिनिस्टर्स को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, और 7 लोगों ने कैबिनेट पद छोड़ के बाकायदा असेंबली का चुनाव लड़ा। इन केस अगर यही स्थिति आपके साथ यहाँ मुंबई में होती है, असेंबली चुनाव भी नजदीक है और यहाँ भी पिक्चर बहुत तक पूरी तरह से क्लियर नहीं, पार्टी का आदेश सर अगर रहा कि नहीं गोपाल जी आपको चुनाव लड़ना है, तो उस दिशा में आपका क्या ओपिनियन रहेगा सर? देखिए, पार्टी का आदेश को तो हमको मानना ही चाहिए, और इतने लंबे समय तक मैं मान के ही काम किया मैंने, इसलिए तो मैं इतना आगे पहुंचा। बहुत सारे लोग काम करते हैं पार्टी में, लेकिन सभी आदेश का पालन करते नहीं है, इसलिए उनको इतनी सफलता भी मिले नहीं है। और मैंने हमेशा माना है, गत बार चुनाव नहीं लड़ने का निर्देश पार्टी ने दिया तो मैंने पार्टी का आदेश को मान लिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो पार्टी हित में और लोगों के हित में अगर पार्टी कहती है कि आपको ये करना है आने वाले दिनों में, तो निश्चित उसके बारे में तो हमने मन बनाना पड़ेगा ना, मन बनाना पड़ेगा। तो आदेश हुआ तो आप मैदान में होंगे इस बार? नहीं, पार्टी में हूँ तो पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करना ये हमारा काम है। कोई आश्चर्य नहीं अगर पार्टी का आदेश होगा तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि गोपाल शेट्टी एक बार फिर बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं और चुनाव। नहीं, आपने उसको डायरेक्ट चुनाव से जोड़ दिया है। देखिए, मैं बहुत बताना चाहूँगा, और एक कोई टीवी के इंटरव्यू में मैंने बताया था कि लोगों की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, पार्टी के नेताओं का अगर आदेश निर्देश होगा तो निश्चित उसका हम पालन करेंगे। लेकिन मैं एक बात को खुलासा करना चाहूँगा कि मुझे कोई पद मिले, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित पद का भी एक अपना महत्व होता है, लोगों का सेवा अच्छी तरह से करने के लिए पद की आवश्यकता होती है। और इन दिनों में मैं यह महसूस कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई इतना लंबा समय काम करते समय, आज जब मेरे पास पद नहीं है तो मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ में काम करने वाले मतदाता तक वो कमजोरी अपनी महसूस करते हो। जैसा आपने इच्छा प्रकट किया, वैसे बहुत सारे लोग इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान उन सबकी इच्छा पूरी परिपूर्ण करे। गणपति बाप्पा है, देखेंगे। गणपति बाबा है, देखते हैं क्या होगा, लेकिन देखना जो भी फैसला होगा पार्टी का, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन होगा और बोरीवली की जनता के हित में होगा। मेरे सहयोगी सत्यदेव कुमार के साथ जितेंद्र पवार, जय 24 मुंबई।